सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेलवान और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 8। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले दो टॉपिक हम और कर चुके हैं, आरबीआई और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो तीनों जो टॉपिक है, तीनों में से आपके पास है, एग्जाम में से लगभग हर बार आता है और सिलेबस इसका लगभग सेम ही रहता है हर बार, क्योंकि एक्ट है और चेंजेस इनमें कोई इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो मॉक टेस्ट नंबर 8 आज हम करने वाले हैं। तो मॉक टेस्ट इसके और आएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तो चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बैंक प्रमोशन एग्जाम की कंप्लीट तैयारी आपको करा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है अंडर सेक्शन 85 व्हाट प्रोटेक्शन इज अवेलेबल टू ए पेइंग बैंकर। सेक्शन 85 के अकॉर्डिंग पेइंग बैंकर को कौन सी प्रोटेक्शन दी जाती है? तो ये हमारे पास होता है प्रोटेक्शन वेयर एंडोर्समेंट आर फोर्स्ड और एन एजेंट एंडोर्सी विदाउट अथॉरिटी। कि अ, इसमें जो प्रोटेक्शन दी जाती है कि अगर जो इंस्ट्रूमेंट है या एंडोर्समेंट हो फोर्ज निकल जाती है, कि किसी ने जाली दस्तखत मान लो कर दिए, या फिर किसी एजेंट ने एंडोर्स कर दिया उसको जो कि एलिजिबल नहीं था, ऑथोराइज नहीं था उसको एंडोर्स करने के लिए। तो ऐसा अगर कुछ भी होता है और देखने में इंस्ट्रूमेंट को देखने में ऐसा नहीं लगता है कि वो फोर्ज्ड है, तो उस केस में जो पेइंग बैंकर है उसको प्रोटेक्शन मिलती है। सेकंड है इन केस ऑफ एन ऑर्डर चेक पेमेंट इन ड्यू कोर्स डिस्चार्ज द ड्रॉवी बैंकर व्हेन द चेक अपीयर्स टू बी प्रॉपरली व्हाट। कि ऑर्डर चेक की अगर बात करें तो और पेमेंट इन ड्यू कोर्स हो, पेमेंट इन ड्यू कोर्स डिस्चार्ज द ड्रॉवी बैंकर, तो उस केस में जो ड्रॉवी बैंकर है उसको डिस्चार्ज अपनी ड्यूटी से मिल जाता है। व्हेन द चेक अपीयर्स टू बी प्रॉपरली व्हाट, अगर चेक जो देखने में क्या लगे, प्रॉपरली देखने में क्या लगे, तो होता है एंडोर्स। अगर एंडोर्स लग रहा है देखने में वो अच्छे तरीके से, और ऑर्डर चेक वो है, और पेमेंट इन ड्यू कर अगर पेइंग बैंकर ने किया, तो उस केस में भी जो उसको प्रोटेक्शन मिलती है। नेक्स्ट है इसमें थर्ड, इन केस ऑफ ए बेयरर चेक पेमेंट इन ड्यू कोर्स टू होम डिस्चार्ज द ड्रॉविंग बैंकर। बेयर चेक के केस में पेमेंट इन ड्यू कोर्स की है, तो किसको अगर पेमेंट की जाए तो जो पेइंग बैंकर है डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये हमारे पास केस होता है कि भाई बेयरर जिसका यानी कि बेयर का चेक है तो उसको ही अगर पेमेंट की जाए तो उस केस में भी जो पेइंग बैंकर है डिस्चार्ज हो जाता है। 85 सेक्शन 85 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डील्स विद प्रोटेक्शन टू होम। तो सेक्शन 85 किसकी प्रोटेक्शन के साथ डील करता है? तो हमारे पास होता है पेइंग बैंकर। क्वेश्चन 5 है अंडर सेक्शन 87 ए मटेरियल अल्टरेशन मेक्स द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वॉइड अगेंस्ट को। कि अगर मटेरियल अल्टरेशन की जाती है, और मटेरियल अल्टरेशन कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया, तो वह सेक्शन 87। तो मटेरियल अल्टरेशन जो होती है वो एक इंस्ट्रूमेंट को क्या कर देती है, वॉइड वो कर देती है। किसके विरुद्ध वॉइड कर देती है? तो ये हमारे पास होता है पार्टीज हु डिड नॉट कंसेंट टू द अल्ट्रेशन। यानी कि ऐसी पार्टी जिसको नहीं पता है कि भाई अल्ट्रेशन हुई है, ठीक है, और वो अगर उसको गुड फेथ में लेती है, तो उनकी जो कोई भी लाइबिलिटी है, कुछ भी है, तो उसका वो यानी कि इसमें डिस्चार्ज हो जाते हैं। कि उनको कुछ भी पता नहीं था अल्ट्रेशन के बारे में, तो वो यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाते हैं। क्वेश्चन 6 है मटेरियल अल्ट्रेशन चेंजेस द लीगल इफेक्ट राइट्स और व्हाट अंडर एन इंस्ट्रूमेंट। कि भाई जो मटेरियल अल्ट्रेशन है उसके अंदर लीगल इफेक्ट राइट्स चेंज कर दिया जाता है इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो ये हमारे पास होता है, यानी कि ये करने के बाद क्या हो जाता है, और लाइबिलिटीज भी इसके अंदर चेंज हो जाती है। उसके बाद आता है हमारे पास 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल अल्ट्रेशन। इन्हीं में से मटेरियल अल्ट्रेशन का एग्जाम्पल कौन सा है? तो होता है भाई चेंज इन अमाउंट। यानी कि 10,000 का चेक दिया था आपने, उसको 1 लाख का बना दिया, ठीक है, तो ये होता है मटेरियल अल्ट्रेशन। 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए मटेरियल अल्ट्रेशन। इनमें से कौन सा
एक मटेरियल अल्ट्रेशन हो सकता है, तो होता है चेंज इन डेट। चेंज इन डेट का मतलब क्या होगा कि आपको मान लो 3 महीने के लिए चेक दिया गया, यानी कि आपको चेक दिया गया, उसकी वैलिडिटी 3 महीने, 3 महीने तक आपने उसको यूज नहीं किया, उसको पे नहीं कराया है, और 3 महीने के बाद आप क्या करते हो, जब वो स्टेल चेक हो जाता है तो आप उसकी डेट चेंज करके दोबारा लगाने की कोशिश करते हो। या फिर फॉर एग्जांपल आप उसको जो डेट लिखी गई है उसको चेंज करके उस डेट से पहले आप कैश कराना चाहते हो, तो उस केस में भी इसको क्या माना जाता है, मटेरियल अल्ट्रेशन, यानी कि डेट के अंदर आगे चेंज किया जाए। क्वेश्चन 9 है, चेंज इन द पेइस नेम इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। अगर पेई का नेम चेंज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, पेई का नेम चेंज कर दिया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो हमारे पास होता है मटेरियल अल्ट्रेशन। 10 है, कन्वर्जन ऑफ एन ऑर्डर चेक इनटू ए बेयर चेक इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट। अगर एक ऑर्डर चेक को बेयर चेक के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, तो इसको क्या माना जाता है, कन्वर्ज यानी कि कन्वर्ट किया जाता है, तो इसको एक क्या माना जाता है, इसको माना जाता है मटेरियल अल्ट्रेशन। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास 11, अंडर सेक्शन 88 एन एक्सेप्टर मीन्स बाउंड बाय हिज एक्सेप्टेंस डिस्पाइट एनी व्हाट। कि भाई सेक्शन 88 के अकॉर्डिंग एक जो एक्सेप्टर है वो अपने वो बाउंड रहता है बाय हिज एक्सेप्टेंस, यानी कि एक्सेप्ट उसने कर लिया डिस्पाइट एनी व्हाट, किसके कारण, ये क्या, तो ये हमारे पास होता है कि भाई प्रीवियस अल्ट्रेशन। अगर प्रीवियस अल्ट्रेशन हुई है और उसको नहीं पता है, तो उसका इसमें कोई रोल नहीं है, तो वो इसमें क्या रहता है, उसका एक्सेप्टेंस इसमें बनता है, वो एक्सेप्टर इसका रहता है, बाउंड इसके अंदर वो रहेगा। 12 है, अंडर सेक्शन 88 एन एंडोर्सर रिमेन्स बाउंड बाय हिज एंडोर्समेंट डिस्पाइट एनी प्रीवियस व्हाट। बिना किसी प्रीवियस, अगर क्या हो, तो वो हो कि भाई अगर कोई अल्ट्रेशन पहले हुई है, ठीक है, तो एंडोर्सर जो है वो इसके अंदर बाउंड रहेगा। 13 है हमारे पास, अंडर सेक्शन 89 प्रोटेक्शन इज अवेलेबल व्हेन द मटेरियल अल्ट्रेशन इज व्हाट। कि सेक्शन 89 की बात में की गई है कि भाई प्रोटेक्शन अवेलेबल होती है अगर मटेरियल अल्ट्रेशन होती है, और मटेरियल अल्ट्रेशन क्या हो, नॉट अपरेंट, यानी कि स्पष्ट ना हो, अच्छे से दिखाई नहीं दे रही, यानी कि पता नहीं चल रहा कि मटेरियल अल्ट्रेशन हुई है, तो उस केस में भी पेइंग बैंकर को प्रोटेक्शन मिलती है। नेक्स्ट आता है, इफ if a material alteration is not apparent and payment is made in due course, who is discharged। नहीं कि अगर मटेरियल अल्ट्रेशन अपरेंट नहीं है, पता नहीं चल रहा है, और पेमेंट इन ड्यू कोर्स की जाती है, तो किसको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलती है, तो वो हमारे पास होता है पर्सन या फिर बैंकर मेकिंग पेमेंट। या तो पर्सन या जो भी बैंक पर्सन जो पेमेंट कर रहा है उसको प्रोटेक्शन मिलती है। Journal crossing under section 123 consists of how many parallel transverse lines। सेक्शन 123 के बारे में बात करें जिसमें हमारे पास क्रॉसिंग की बात की गई है, तो जर्नल क्रॉसिंग के अंदर जो पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस होती है वो कितनी होती है, ये आपके पास पूछा गया है, तो हमारे पास होता है 2। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके पास घुमा के बनाए गए हैं, बिल्कुल सिंपली पूछा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी वे में इसको पूछा गया है। नेक्स्ट आता है 16, विच वर्ड्स में अपेयर इन जर्नल क्रॉसिंग। कि कौन से वर्ड जो है भाई वो जर्नल क्रॉसिंग के अंदर हो सकते हैं, तो ये हो सकते हैं नॉट नेगोशिएबल, या फिर हो सकता है सी ओ, ठीक है, ये वर्ड जो जर्नल क्रॉसिंग के अंदर हो सकते हैं। ए चेक हैविंग टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस इज कॉल्ड व्हाट व्हेन इज जनरली क्रॉस्ड। कि भाई एक ऐसा चेक जिसके ऊपर जो ट्रांसवर्स लाइंस लगाई गई तो उसको क्रॉस चेक बोलते हैं, और जनरली क्रॉस उसको कब बोला जाता है, तो ये हमारे पास होता है कि जनरल उसको बोला जाएगा जनरली क्रॉस्ड चेक। उसको क्या बोला जाएगा, दो ट्रांसवर्स लाइन लगाई गई है तो उसको बोला जाएगा जनरली क्रॉस्ड चेक। उसके बाद आता है अंडर सेक्शन 124 चेक बियरिंग द नेम ऑफ ए बैंकर इज व्हाट टाइप ऑफ क्रॉसिंग। अगर दो ट्रांसवर्स लाइन लगाई गई है और बीच में जो बैंक का नाम भी लिखा गया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो ये हमारे पास हो जाता है
स्पेशल क्रॉसिंग अगर यहाँ पे कोई नाम नहीं लिखा गया तो होता है जनरल क्रॉसिंग। 19 है स्पेशल क्रॉसिंग में कंटेन द वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल विद और विदाउट व्हाट। स्पेशल क्रॉसिंग में जो नॉट नेगोशिएबल वर्ड है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, किसके साथ। तो ये हमारे पास आता है द नेम ऑफ ए बैंकर। 20 है हु कैन क्रॉस एन अनक्रॉस चेक जर्नली और स्पेशली अंडर सेक्शन 125। कि अगर एक अनक्रॉस चेक है तो उसको कौन जर्नली या स्पेशली क्रॉस कर सकता है, जो कि सेक्शन 125 में बताया गया है। तो ये कौन कर सकता है, ड्रॉवर या फिर होल्डर। ठीक है, होल्डर भी कर सकता है, ड्रॉवर तो कर ही सकता है जिसने चेक बनाया है, लेकिन जो होल्डर है अगर उसके ऊपर कोई क्रॉसिंग नहीं है तो वो भी बेटर सिक्योरिटी के लिए उसको क्रॉस कर सकता है। 21 है हु कैन कन्वर्ट ए जर्नल क्रॉसिंग इनटू स्पेशल क्रॉसिंग। जर्नल क्रॉसिंग को स्पेशल क्रॉसिंग के अंदर कन्वर्ट कौन कर सकता है, तो ये हमारे पास होता है होल्डर। होल्डर इसको कर सकता है। अब होल्डर का मतलब ये नहीं है कि ड्रॉवर भी ड्रॉवर नहीं कर सकता, ड्रॉवर के पास तो ये जो पावर है ही है। 22 है What words may be added to cross check under section 125। कौन से वर्ड्स ऐड किए जा सकते हैं, तो ये हमारे पास होता है नॉट नेगोशिएबल। 23 हमारे पास है ए बैंकर स्पेशली क्रॉस्ड में अगेन स्पेशली क्रॉस द चेक टू हुम। कि अगर एक चेक स्पेशली क्रॉस्ड है तो बैंक उसको दोबारा स्पेशली क्रॉस कर सकता है, क्रॉस है स्पेशली क्रॉस उसको कर सकता है टू हुम, किसके लिए या किसको कर सकता है, तो ये हमारे पास होता है सॉरी अनदर बैंकर एक्टिंग एज इट्स कलेक्शन एजेंट। दूसरे बैंक को जो कि उसका कलेक्शन एजेंट के रूप में काम करेगा। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई चेक जो 2 करोड़ उसको 2 बैंक के लिए क्रॉस किया गया तो उसको पे नहीं किया जाता है, उसको पे नहीं किया जाएगा। सिर्फ किस केस में पे किया जा सकता है, अगर उनमें से जो एक जो बैंक है वो किसका काम करेगा, वो कलेक्शन का काम करेगा। अगर वो कलेक्शन एजेंट का काम करेगा तो वो हो सकता है। 24 है ए बैंकर बिकम्स ए होल्डर फॉर वैल्यू व्हेन इट्स पार्ट्स विद इट्स ओन फंड्स बिफोर रिसीविंग व्हाट। कि एक बैंकर है वो होल्डर फॉर वैल्यू बन जाता है अगर वो क्या करता है, एक फंड ट्रांसफर करता है बिफोर रिसीविंग व्हाट। एक चीज रिसीव करने से पहले, तो वो क्या है हमारे पास, वो है द चेक प्रोसीड फ्रॉम अनदर बैंक। यानी कि दूसरे बैंक से जहाँ से जो ट्रांसफर होना था वहां से आपके पास ट्रांसफर नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से जो मनी ट्रांसफर कर देते हो तो उस केस में जो बैंकर है वो होल्डर फॉर वैल्यू बन जाता है। 25 है कन्वर्जन मीन्स अनलॉफुल टेकिंग यूजिंग डिस्पोजिंग ऑफ और डिस्ट्रॉइंग गुड्स इनकंसिस्टेंट विद हुज राइट। कि भाई कन्वर्जन का मतलब होता है कि आप क्या करते हो, किसी गुड्स को डिस्पोज कर देते हो, डिस्ट्रॉय कर देते हो इनकंसिस्ट विद हुज राइट, और उसके ऊपर राइट किसका है, तो ये हमारे पास होता है ओनर्स राइट ऑफ पोजेशन। यानी कि राइट तो है जो पोजेशन तो है जो है वो है ओनर की, ओनर का राइट है, लेकिन आप बिना किसी राइट के बिना किसी पोजेशन के उस जो वस्तु को उस गुड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हो तो उसको बोला जाता है कन्वर्जन। 26 आता है हमारे पास एक्सेप्टेंस फॉर ओनर अराइजेस व्हेन ए बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बीन नोटेड और प्रोटेस्टेड व्हाट। कि एक्सेप्टेंस ऑफ ओनर जो अराइज कब होता है, जब बिल ऑफ एक्सचेंज नोट हो जाता है या फिर प्रोटेस्ट हो जाता है, किस चीज़ के लिए, तो ये हमारे पास होता है नॉन एक्सेप्टेंस और बेटर सिक्योरिटी। यानी कि नॉन एक्सेप्टेंस के लिए अगर जो बिल क्या होता है उस वो डिसऑनर हो जाता है, यानी कि उसका नोटेड हो जाता है, प्रोटेस्टेड वो हो जाता है। 27 है इन एक्सेप्टेंस फॉर ओनर द बिल इज एक्सेप्टेड फॉर ओनर ऑफ हुम। किसके ओनर के लिए उसको एक्सेप्ट किया जाता है, जिसका हम एक्सेप्टेंस ऑफ ओनर बोल देते हैं, तो ये हमारे पास होता है ड्रॉवी और एनी एंडोर्सर। यानी कि किसी एंडोर्सर की एक जो पेई है उसका जो यानी कि अनादर ना हो
तो उसके लिए उसको चेक को एक्सेप्ट, उसको बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनर, यानी कि उस पर्सन को ऑनर देने के लिए उसका एक्सेप्टेंस किया जाता है। 28 है, व्हाट इज एन एलओनजी। ये आपके पास जो क्वेश्चन है वो पहले भी आ चुका है आपके एग्जाम में। तो एलओनजी क्या है? एलओनजी हमारे पास होता है ए सेपरेट पीस ऑफ पेपर अटैच टू ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि एक सेपरेट पीस होता है पेपर का जिसको कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के साथ अटैच किया जाता है, ताकि अगर जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर साइन करने के, एंडोर्स करने की जो जगह नहीं बची है, तो उस पेपर के ऊपर उस जो स्मॉल पीस ऑफ पेपर के ऊपर साइन कर दिया जाता है, एंडोर्स उसको कर दिया जाता है। 29 है, एन एलोनजी इज यूज्ड व्हेन देयर इज नो स्पेस लेफ्ट फॉर व्हाट, कि एलोनजी को कब यूज किया जाता है? जब बिल्कुल भी स्पेस ना बचाओ, किस चीज के लिए? होता है हमारे पास फर्दर एंडोर्समेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, अंडर सेक्शन 99 हु मे नोट द डिसऑनर ऑफ बिल, नोट का डिसऑनर ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिजरी नोट, तो कौन हो सकता होता है? तो ये हमारे पास होता है नोटरी पब्लिक, या यानी कि उसको कौन करेगा? नोटरी पब्लिक उसको करेगा नोट, यानी कि उसकी जो नोटिंग होती है। 31 है, नोटिंग में बी मेड ऑन द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ और ऑन व्हाट, कि जो नोटिंग की जाएगी वो या तो उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर की जा सकती है या फिर किसी और चीज के ऊपर भी की जा सकती है। तो वो क्या चीज हो सकती है? तो होता है ए पेपर अटैच टू इट, यानी कि एक पेपर उसके साथ अटैच कर दिया जाता है। 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी कंटेन्ड इन नोटिंग, नोटिंग के अंदर क्या चीज मेंशन जरूर होनी चाहिए? तो ये हमारे पास होता है डेट ऑफ डिसऑनर की, डेट ऑफ डिसऑनर क्या आती है, फिर डेट ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस क्या आती है। 33 है, नोटिंग मस्ट कंटेन द रीजन फॉर व्हाट, और नोटिंग में रीजन भी लिखे होना चाहिए, किस चीज का रीजन लिखा होना चाहिए? तो ये हमारे पास होता है डिसऑनर का, कि डिसऑनर क्यों हुआ है। 34 है, नोटिंग मस्ट कंटेन द नोटरीज व्हाट, नोटरी का क्या उसके ऊपर होना चाहिए जिसने उसको नोटरी किया? तो होता है चार्जेस, यानी कि नोटरी के कितने चार्जेस लगे हैं। 35 है, अंडर सेक्शन 100 प्रोटेस्ट इज ए सर्टिफिकेट इशूड बाय हुम आफ्टर नोटिंग, सेक्शन 100 के अकॉर्डिंग जो प्रोटेस्ट है वो एक सर्टिफिकेट है जो इशू किया जाता है, किसको इशू किया जाता है? नोटिंग के बाद, पहले नोटिंग होगी उसके बाद एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है जिसको बोलते हैं प्रोटेस्ट। तो वो किसको इशू किया जाता है? तो वो पर्सन को किसके द्वारा इशू किया जाता है? वो होता है नोटरी पब्लिक। ये लिखा है ना कि बाई हुम, किसके द्वारा, और किया किसको जाता है? जो सर्टिफिकेट दिया किसको जाएगा? जो उसको बनवाने आया है, जो नोटिंग कराने आया है। 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेन्ड इन ए प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट के अंदर क्या चीज होती है? तो ये हमारे पास है फैक्ट ऑफ डिसऑनर, कि भाई डिसऑनर किस कारण वो हुआ है, वो उसके ऊपर जरूर लिखा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रोटेस्ट कंटेन्स द नेम्स ऑफ विच पर्सन, प्रोटेस्ट जो होता है उसके ऊपर किस पर्सन का नेम लिखा जाता है? तो होता है पार्टिस। पार्टिस का मतलब क्या होगा? जो होल्डर हो गया, जो एंडोर्स जिसने किया है, उसको एक्सेप्ट जिसने किया है, वो सारे के सारे पर्सन है वो पार्टिस जो है उनका नाम उसके ऊपर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, protest for better security may be demanded when the acceptor becomes insolvent or his credit is publicly what, कि भाई जो प्रोटेस्ट है कई बार वो बेटर सिक्योरिटी के लिए भी डिमांड किया जा सकता है अगर जो एक्सेप्टर है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। ठीक है, यानी कि जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया था वो इंसॉल्वेंट हो जाता है और उसका जो क्रेडिट है वो पब्लिकली क्या हो जाता है? तो वो हो जाता है पब्लिकली इम्पेयर्ड। ठीक है, तो उस केस में क्या है कि जो होल्डर है वो फॉर बेटर सिक्योरिटी प्रोटेस्ट कर सकता है। 39 है, प्रोटेस्ट फॉर बेटर सिक्योरिटी इज मेड थ्रू, और जो प्रोटेस्ट है बेटर सिक्योरिटी के लिए जो किया जाएगा वो किसके थ्रू किया जाता है? तो ये भी नोटरी के थ्रू सारा सारा काम ये होगा। 40 है, अंडर सेक्शन 118
every negotiable instrument is presumed to have been made, accepted, endorsed or negotiated for what। कि भाई सेक्शन 118 के अकॉर्डिंग कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो प्रिज्यूम करके चला जाएगा कि उसको बनाया गया है, एक्सेप्ट किया गया, एंडोर्स किया गया और नेगोशिएट किया गया फॉर व्हाट, किसके लिए, तो होता है कंसीडरेशन के लिए। ठीक है, कि गुड फेथ में कंसीडरेशन के लिए उसको जो बनाया गया है। 41 है, अंडर सेक्शन 118 ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज प्रिज्यूम टू हैव बीन ड्रॉन और मेड ऑन विच डेट। किस और जो यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को प्रिज्यूम करके चला जाएगा कि वो किस डेट को बना है। हैव बीन ड्रॉन ऑन और व्हाट और मेड ऑन विच डेट, तो ये हमारे पास होगा कि डेट मेंशन्ड इन द इंस्ट्रूमेंट। ये मान के चला जाएगा कि जिस डेट को जो डेट का जो लिखी गई है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर उसी डेट को उसको बनाया गया है, ये प्रिज्यूम करके चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज प्रिज्यूम टू हैव बीन ट्रांसफर्ड बिफोर व्हाट। और एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ये प्रिज्यूम करके चला जाता है कि उसको ट्रांसफर कर दिया गया बिफोर व्हाट, किससे पहले उसको ट्रांसफर कर दिया गया है, तो है मैच्योरिटी से पहले उसको ट्रांसफर किया गया था, ये भी प्रिज्यूम करके चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, एंडोर्समेंट्स आर प्रिज्यूम टू हैव बीन मेड इन व्हाट ऑर्डर। और जो एंडोर्समेंट की गई है उसके ऊपर उसको भी प्रिज्यूम करके चला जाता है कि हैव बीन मेड इन व्हाट ऑर्डर, कि उसको एक ऑर्डर के अंदर बनाया गया है, किस ऑर्डर के अंदर, तो वो हमारे पास होगा कि भाई ऑर्डर इन विच दे अपीयर, जिस ऑर्डर में वो लिखी गई है कि पहले मान लो फर्स्ट पर्सन के साइन है, उसके बाद सेकंड के, उसके बाद थर्ड के, तो ये मान कर चला जाएगा कि जिसके साइन सबसे पहले हैं, सबसे ऊपर है, उसने पहले एंडोर्स किया, उसके बाद दूसरे पर्सन ने एंडोर्स किया, ये मान के चला जाएगा, ये प्रिज्यूम किया जाएगा। 44 है, अंडर सेक्शन 118 एवरी होल्डर इज प्रिज्यूम टू हैव बी ए होल्डर इन व्हाट, कि सभी होल्डर को क्या प्रिज्यूम करके चला जाएगा कि होल्डर इन, तो उसको प्रिज्यूम करके चला जाता है होल्डर इन ड्यू कोर्स, की हर एक होल्डर को होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जाता है। 45 है, इन केस ऑफ एन एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेंस इज प्रिज्यूम टू हैव बीन मेड व्हेन, कि क्या मान के चला जाएगा कि जो एक्सेप्टेंस है वो कब हुई है, तो वो होगा कि बिफोर मैच्योरिटी उसकी एक्सेप्टेंस हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 46 है, हु बियर्स द बर्डन ऑफ डिसप्रूविंग द प्रिजम्पशंस अंडर सेक्शन 118, तो ये हमारे पास होता है पर्सन चैलेंजिंग दैट, यानी कि जो हमने ऊपर सारा सारा पढ़ेगी ये प्रिज्यूम करके चल जाता है, लेकिन अगर कोई पर्सन आता है वो कर के बोलता है कि भाई मैं इससे अप्रूव नहीं हूँ, यानी कि मैं इसको डिसअप्रूव करता हूँ, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, तो अब उन जो ये सारे सारे दावे को कुछ भी वो करेगा कि भी एंडोर्समेंट सही ऑर्डर में नहीं है और मैच्योरिटी से पहले उसको ट्रांसफर नहीं किया गया, तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो वो सारा सारा जो काम है प्रूफ करने का जो बर्डन होगा वो किसके पास होगा, जिस पर्सन ने चैलेंज किया उसी के ऊपर वो बर्डन होगा कि भाई आप प्रूफ करो, अदरवाइज हम तो प्रज्यूम करके चलेंगे कि जो इसके ऊपर दिख रहा है वो बिल्कुल सही है। 47 है, हु कैन कैंसल द क्रॉसिंग ऑफ ए चेक। ठीक है, क्रॉसिंग जो है चेक की उसको कैंसिल कौन कर सकता है, तो ये हमारे पास होता है ड्रॉवर। ठीक है, इसमें हमने कई चीजें पढ़ी, एक तो पहली बात तो जो क्रॉसिंग है, ठीक है, क्रॉसिंग उसको कर कौन सकता है, तो आपके पास होल्डर हो गया और आपके पास जो ड्रॉवर हो गया, दोनों को दोष को कर सकते हैं। अगर स्पेशल क्रॉसिंग को आपको जर्नल क्रॉसिंग के अंदर कन्वर्ट करना है तो ये काम कर सकता है सिर्फ होल्डर, और अगर आपको जर्नल क्रॉसिंग को स्पेशल क्रॉसिंग के अंदर कन्वर्ट करना है तो ये होल्डर तो कर ही सकता है, देखिए होल्डर ने बनाया है इसको और साथ में सॉरी ड्रॉवर ने बनाया है और होल्डर भी इसको कर सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है 48, अंडर सेक्शन 127 इफ चेक इज स्पेशली क्रॉस्ड टू मोर देन वन बैंकर द पेइंग बैंकर मस्ट जनरली डू व्हाट, कि भाई अगर सेक्शन 127 के अकॉर्डिंग एक चेक को स्पेशली क्रॉस किया गया एक से ज़्यादा बैंक के लिए, तो उस केस में जो पेइंग बैंकर है मस्ट जनरली, तो उनमें से जो एक पेइंग बैंकर है वो क्या होगा,
तो वो होना चाहिए सॉरी, द पेइंग बैंकर मस्ट जनरली डू व्हाट। तो उस केस में जो बैंकर है वो क्या काम करेगा, तो वो करेगा रिफ्यूज पेमेंट, कि उस पेमेंट को रिफ्यूज कर देगा। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर एक से ज़्यादा बैंक के लिए कोई चेक क्रॉस किया गया तो उसकी पेमेंट नहीं की जाती है, वो अनपेड रहता है। अंडर सेक्शन 128, व्हेन ए क्रॉस चेक इज पेड इन ड्यू कोर्स, अगर एक क्रॉस चेक को पेड किया गया ड्यू कोर्स में, पेमेंट इन ड्यू कोर्स किया गया है, द पेइंग बैंकर गेट्स व्हाट, तो पेइंग बैंकर को इसके अंदर क्या मिल जाता है, उसको मिलेगा फुल लीगल प्रोटेक्शन, उसको प्रोटेक्शन इसके अंदर मिलती है। 50 है, अंडर सेक्शन 131, ए collecting banker is protected when it receive payment of a crossed check for a customer in good faith and without what, बिना किस चीज के, तो ये हमारे पास होता है बिना नेग्लिजेंस के अगर पेमेंट की गई है तो उसमें पेइंग बैंकर को या कलेक्टिंग बैंकर को जो प्रोटेक्शन इसके अंदर दी जाती है। तो ये था हमारे पास मॉक टेस्ट नंबर 8। ऐसे मॉक टेस्ट लगातार आपके पास लेके आते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी आपका कमेंट होता है, कोई भी सुजेशन कंप्लेंट कुछ भी आपकी है तो आप कमेंट में बता सकते हो, या हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे भी आप अपना सुजेशन या जो भी कंप्लेंट आपकी है वो बता सकते हो। तो इस वीडियो में तो नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।